बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित ध्वनि कविता। कविता पढ़ने से पूर्व हम कवि का परिचय जानें। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल की महिसादल रियासत जिला मेदिनीपुर में हुआ था। उनके पिता पंडित राम सहाय तिवारी। निराला की शिक्षा बंगाली माध्यम से शुरू हुई। हाई स्कूल पास करने के पश्चात उन्होंने घर पर ही संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस उन्हें बहुत प्रिय था। प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका व तुलसीदास। इसके बाद हम कविता के बारे में जानेंगे। कवि मानते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा। अभी अभी उनके जीवन रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिली हैं जो अभी तक सो रही हैं। कवि कहते हैं वे सूर्य को लाकर इन अलसाई हुई कलियों को जगाएंगे और एक नया सुंदर सवेरा लेकर आएंगे। आइए कविता वाचन करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगा एक प्रत्यूष मनोहर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। शब्दार्थ: मृदुल, नर्म, कोमल, पात, पत्ते, निद्रित, नींद में डूबी हुई, मनोहर, सुंदर, गात, शरीर, प्रत्यूष, प्रातःकाल। कविता का अर्थ इस प्रकार है। आत्मविश्वास से भरे कवि अत्यंत विश्वास के साथ कहता है कि अभी उसका अंत नहीं होगा। इस विश्वास का कारण बताते हुए कवि कहता है कि उसके उपवन में अभी अभी नए और कोमल वसंत का आगमन हुआ है। इस वसंत के आगमन में उसका उपवन हरा भरा हो उठेगा। इससे कवि का जीवन भी खुशियों से भर उठेगा और उसका अभियंत नहीं होगा। वसंत के आने से पेड़ पौधे में हरे हरे पत्ते, नई डालियां और नई कलियां आ जाने से उनकी कोमलता बढ़ गई है। अर्थात पत्ते, कलियों, टहनियों के अभाव में ये पेड़ कितने कठोर से लगते थे। वसंत ऋतु के पहले पतझड़ ऋतु। तो पतझड़ ऋतु में क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं उन पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, पुराने पत्ते उनमें से गिर जाते हैं और उनमें नए पत्ते आ जाते हैं। नए पत्तों के आ जाने पर पेड़ पुनः हरे भरे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो पेड़ पहले कठोर लगते थे अब वह पुनः कोमल दिखने लगे हैं। तो ये पेड़ कोमल शरीर वाले हो गए हैं रात भर सोने के कारण। शरीर पेड़ का शरीर जो है वो कोमल हो गया वसंत ऋतु के आने पर, लेकिन रात भर सोने के कारण ये नींद से बोझिल हो गए हैं। अब नींद से बोझिल इन कलियों पर कवि अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों को फेरना चाहता है। ऐसा करके वह इन कलियों को जगाते हुए नए मनभावन प्रभात का संदेशा देना चाहता है। फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। वो कह रहा है कि मैं जो है अपने मृदुल कर से, कर का अर्थ होता है हाथ, तो अपने इस मृदुल कोमल, तो अपने कोमल हाथों से इन निद्रित कलियों पर मैं हाथ जब फेरूंगा तो जगा एक प्रत्यूष मनोहर, ये कलियां जो है जग जाएंगी और एक नए मन भावन प्रभात होगा और वो इस प्रकार से नए मन भावन प्रभात का संदेश देना चाहते हैं। कविता के अर्थ की पुनरावृत्ति के लिए अब हम इन कुछ मुख्य बिंदुओं पर एक बार फिर ध्यान देंगे। कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि अभी अभी
कवि के जीवन रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है, अर्थात एक नए उत्साह और जोश का आगमन हुआ है। उनके जीवन में फिर से वसंत ऋतु में चारों तरफ फूलों की भरमार और उनकी खुशबू फैली है, जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। अतः अभी उनका अंत नहीं होगा। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिली हैं जो अभी तक सो रही हैं। कवि कहते हैं, मैं सूर्य को लाकर इन अलसाई कलियों को जगाऊंगा। पंक्तियों के माध्यम से कवि यह भी कहना चाह रहे हैं कि निराश और जिंदगी से हारे लोगों को मैं नई प्रेरणा और उत्साह का संचार करूंगा और उन्हें जागृत करूंगा। इस प्रकार सूर्य के आने से प्रकृति में एक नया जोश और उत्साह छा जाता है और चारों तरफ हरियाली और फूलों की नई खुशबू फैल जाती है। कविता के दूसरे अंश को देखेंगे। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। इनका अर्थ जानेंगे। पुष्प फूल, तंद्रालस नींद के बाद का आलस्य, लालसा इच्छा, नव नया, सहर्ष खुशी, द्वार दरवाजा, अनंत असीम, अंत समापन। इन पंक्तियों में कवि नींद से बोझिल तंद्रा में डूबी कलियों को जगाने और अपने जीवन अमृत से सींचकर हरा भरा करने का वर्णन करता है। कवि कहता है कि कलियां नींद से बोझिल और तंद्रा से उत्पन्न आलस्य में डूबी रहना चाहती हैं। वह उनके आलस्य में डूबने की लालसा को छीन लेना चाहता है, अर्थात अलसाई कलियों को जगाना और खुशी खुशी उन्हें अपने जीवन के अमृत से सींचकर हरा भरा कर देना चाहता है, जिससे कलियां फूल बन सकें और अपनी सुंदरता एवं महक बिखेर सकें। इस प्रकार हरी भरी रंगीन कलियों और खिले फूलों को कवि वह दरवाजा दिखाना चाहता है, वह द्वार दिखाना चाहता है जहां उसके जीवन का असीमित संसार फैला हुआ है। इससे उसके जीवन का उपवन भी फूलों की महक से भर उठेगा। इस तरह उसका अंत अभी नहीं होगा। कविता के भावों को समझने के लिए इन प्रमुख बिंदुओं पर दृष्टिपात करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। वे कहते हैं, मैं एक एक फूल से आलस्य को खींच लूंगा, अर्थात मैं आलस में पड़े युवकों के मन में नए जीवन का अमृत प्रसन्नता से भर दूंगा। कवि खुशी खुशी से यह कार्य करना चाहते हैं और हर युवा जाति के भीतर एक नया जोश भर देना चाहते हैं। उनके आलस को दूर कर देना चाहते हैं, अर्थात मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाना चाहते हैं, ताकि वे प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन में आए दुखों से पार हो सके और साहस पूर्वक जीवन जी सके। कवि कहते हैं, जब तक वो नई पीढ़ी को सही दिशा ज्ञान नहीं दे देंगे, तब तक उनका अंत नहीं होगा। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। कविता के प्रश्न अभ्यास को अब हम देखेंगे। कविता से कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को निम्नलिखित कारणों से ऐसा लगता है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। पहला बिंदु है, कवि आत्मविश्वास से भरा हुआ है। दूसरा, कवि के उपवन में वसंत का आगमन हुआ है। तीसरा, वह अपने स्वप्न भरे हाथों से कलियों को जगाना चाहता है, उन्हें अपने जीवन अमृत से सींचकर हरा भरा कर देना चाहता है। तीसरा, खिले फूलों को वह अपने जीवन संसार में ले जाना चाहता है, वह उनके जीवन को संवारना चाहता है। दूसरा प्रश्न, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है?
फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उनकी निद्रा को दूर भगाने का प्रयास करता है, नींद में अलसाए हुए को उठाना चाहता है। वह अपने नवजीवन के अमृत से उन्हें प्रसन्नतापूर्वक सहर्ष सींचने का प्रयास करता है। तीसरा प्रश्न, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस दूर हटाने के लिए क्या क्या करता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस को दूर हटाने के लिए सबसे पहले वह अपने स्वप्न भरे कोमल हाथ उन पर फेरता है। फिर पुष्पों को एक एक मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहता है। फिर वह उनकी जो है तंद्रालस, जो नींद से अलसाए हुए हैं, उनकी उस तंद्रालस को, नींद में अलसाए रहने की इच्छा को वो समाप्त कर देना चाहता है। अब कविता से आगे प्रश्न को देखेंगे। वसंत ऋतु को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? हमारे देश भारत में साल भर में 6 ऋतुएं आती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 6 ऋतुएं आती हैं। इनका सबका अपना अलग अलग महत्व है। इन ऋतुओं में वसंत ऋतु अत्यंत प्रभावशाली। प्रभावशाली कैसे? प्रभावशाली इसलिए क्योंकि ये बहुत आकर्षक होती है। इसमें हम एक खुशनुमा वातावरण पाते हैं, इसलिए इसे ऋतुओं का राजा कहा गया है। यह ऋतु सामान्य तौर पर मार्च अप्रैल में होती है। भारतीय पंचांग के अनुसार यह वसंत पंचमी नामक त्योहार से शुरू होता है। इस ऋतु में पेड़ों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं। वातावरण में न अधिक सर्दी होती है न गर्मी होती है। पेड़ों में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहती है और उनमें नए फूल आ जाते हैं। आम के बौर आ जाते हैं, आम के बौर आते हैं और इसके बाद धीरे धीरे आम में फल लगने लग जाते हैं। चारों तरफ खिले फूल, आम के बौर, मादक बना वातावरण अधिक शोभायमान होता है। इस ऋतु में कोयल मदमस्त होकर गीत गाती है। सरसों का फूल, आप देखते हैं खेत और खलिहानों में, खलिहान नहीं, खेत में जो सरसों के फूल, रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं और इन रंग बिरंगे फूलों को देखकर मन अत्यंत भावुक हो उठता है, उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। ऐसा लगता है कि हम लोग जाएं और उन सरसों के फूल में टहलें, घूमें और देखें। तो इस प्रकार से वसंत ऋतु का यह महीना या मौसम बहुत ही सुहाना लगता है, इसलिए इसको ऋतुराज कहा जाता है, ऋतुओं का राजा कहा जाता है। अब दूसरे प्रश्न में है कि वसंत ऋतु में आने वाले त्योहार के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए। वसंत ऋतु मार्च और अप्रैल, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वसंत ऋतु मार्च और अप्रैल यानी फागुन के कुछ दिन से आरंभ हो जाता है। चैत भाई ऋतु आ जाती है, वसंत पंचमी, माघ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को वसंत पंचमी होती है और वसंत पंचमी के बाद से लेकर वैशाख तक ये वसंत ऋतु का आगमन रहता है। ठीक है, चैत या वैशाख तथा वैशाख कुछ दिनों अर्थात कुछ 2 महीने से अधिक समय तक रहती है। इस ऋतु में मस्ती और रंगों का त्योहार होली, वसंत पंचमी को मैंने बता ही दिया, जिसमें ज्ञान की देवी सरस्वती जी की पूजा की जाती है। खेतों में हरी भरी एवं पकी फसलों की खुशी में तथा हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले वीर हकीकत राय की यादगार में मनाया जाने वाला त्योहार बैसाखी भी बड़े धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस प्रकार से वसंत ऋतु में अनेकानेक त्योहार भी आते हैं। तीसरा प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं? ऋतु परिवर्तन का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। वास्तव में ऋतु परिवर्तन का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, चाहे वो खान पान में हो, चाहे पहनावे के रूप में हो, चाहे त्योहार मनाने के रूप में हो, चाहे स्वास्थ्य के रूप में हो। खान पान पर कैसे? जैसे सामान्य तौर पर हम क्या करते हैं, गर्मियों में शीतल पदार्थ हम लेते हैं, शीतल पेय पदार्थ का प्रयोग हम ज़्यादातर करते हैं। ठंडी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, क्योंकि अगर हम गर्म चीज़ें खाते हैं तो गर्मी हमारे शरीर में और बढ़ जाती है। भाई खाना हम गरम गरम खाते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो पेय पदार्थ होता है वह शीतल ही हमें अच्छा लगता है। ठीक उसी प्रकार से शीत ऋतु में, इन ठंडी के महीने में हम ज़्यादातर गरम गरम चीज़ें, चटपटी चीज़ों
चीज़ें खाने का प्रयास करते हैं। गर्म चीज़ें हमें ठंडी में बहुत अच्छी लगती हैं। अब पहनावे पे यदि हम देखें, पहनावे पे ध्यान दें हम, तो हम गर्मियों का हमारा जो पहनावा होता है वो अलग होता है, ठंडियों का पहनावा अलग होता है। त्योहार, विभिन्न ऋतुओं के अनुसार इन दिनों पड़ने वाले त्योहारों को हम अलग अलग तरीके से मनाते हैं, जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। अब स्वास्थ्य के अनुकूल यदि हम देखें, तो कुछ ऋतुएं स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अत्यंत ही उत्तम मानी जाती हैं। इनमें एक और जहां खाद्य सामग्री की प्रचुरता होती है, वहीं जीवाणुओं का संक्रमण भी कम होता है, जैसे शरद ऋतु एवं वसंत ऋतु। ठीक, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऋतु परिवर्तन का लोगों के जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।